Hello everyone. So in the previous class, we did seen self-organizing map working और जो उसके पीछे पूरा मैथ्स था वो मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है. न्यूरल नेटवर्क बेस्ड आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है ये, जिसमें कि आपने ये देखा कि हम लेटेंट या हम लेटाइज बनाते हैं. उसमें नोड्स होते हैं और इनपुट लेकर उनसे मैपिंग करते हैं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं उसने ये कहा, अल्गोरिदम में आया कि ये न्यूरल का ही जो है तरीका है जो आप कहाँ पर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप में यूज करते हैं. ओके, दैट्स एन अप्रोच. ठीक. तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी कि 4x4 का आपने जो है 2D वेक्टर या 2D रिप्रेजेंटेशन यू क्रिएटेड. गुड इवनिंग सर. ये आपने बनाया. गुड इवनिंग सर। तो ये बनाने के बाद फिर आपने इनपुट लिया. ठीक. एंड नोट्स को वेट असाइन करे आपने. ऑल राइट. ठीक. तो ईच नोड वेट्स आर इनिशियलाइज्ड and a vector is choosing at a random from the set of trained data and presented to the lattice. यानी आप कुछ डेटा पॉइंट्स जो है वो आप अपने डेटा में से पिकअप कर लेते हैं और फिर आप उसको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. जैसा कि आप यहां पर बनता हुआ दिखेंगे, ये रहा. ठीक है. इन अनदर डायग्राम ऑल्सो आई हैव शोन, क्योंकि इसका इजिएस्ट वे ये होता है कि आप इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करें. ठीक है. दिस इज द वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन. ओके, ये आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स का स्ट्रक्चर है. तो आपने इनपुट लिया. ठीक है. x1 x2 x3 ये इनपुट थे और ये आपके आउटपुट थे, विजिबल आउटपुट नोड्स. आपने हर एक को कनेक्ट करा. एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर नोड, यानी इनपुट टू आउटपुट जो है वो आपका कनेक्शन बन गया. ओके, ये तैयारी हो गई आपकी. फिर उसके बाद क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, आपसे कहा गया ये देख लीजिए, दीज आर द इनपुट वैल्यूज. ठीक है. आपने वेट इनिशियलाइज भी कर दिया. ठीक है. ये रहे वेट्स जो कि इनिशियलाइज किए गए हैं. फाइन, ये करा आपने. एंड देन क्या हुआ कि नोड 1 के वेट विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 जो कि है W11 W12 W13, नोड 2 के W21 W22 W23, ऐसे जो हैं ये वेट्स विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स. ठीक है. ये आपने सारे नोड पर वेट असाइन कर दिए. ठीक है. तो इनपुट ले लिया, नोड्स ले लिए, ये लेटाइस के नोड्स हैं और इन पे वेट असाइन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स. अब हुआ ये कि देखिए यहां पर रैंडमली इनिशियलाइज किए गए हैं वेट, क्लोज टू जीरो हैं लेकिन जीरो नहीं है. ठीक. फिर आपने बेस्ट मैचिंग इनपुट निकालने की जो है वो कोशिश करी. और क्या कर रहे थे आप, यू टू फाइंड द डिस्टेंस, यानी जो इनपुट की वैल्यू है और जो वेट है उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको. अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई का स्क्वायर, वो भी समीशन के साथ. ये आपको करना पड़ेगा, करा भी. ठीक है. दिस इज व्हाट यू डिड. ओके. तो ये एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई यानी x1 का वैल्यू माइनस W1 का वैल्यू का स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू माइनस W12 का वैल्यू का स्क्वायर प्लस x3 का वैल्यू माइनस W13 का वैल्यू.
का स्क्वायर और ओवरऑल रूट, ये आपको करना पड़ेगा फॉर एवरी नोड। यू हैव टू डू द सेम थिंग। जैसे करा आपने यहाँ पर 1.2 आया एंड सो ऑन करते जाएंगे, जो वैल्यूज आता चला जाएगा। ठीक है, ऑल दीज वैल्यूज आर कमिंग। ठीक है, ऐसा आपका लिस्ट पूरा तैयार हो जाएगा एंड यू हैव टू पिक अप द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस डिस्टेंस। सो द मिनिमम वैल्यू इज 0.4। ओके, ये हमने पिकअप करा, दिस इज 0.4 मिनिमम वैल्यू। नोट 3 जो है वो मेरे को बेस्ट मैच मिल गया, नोट 3, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम था। Since we have calculated all the values with respect to the node, now it's time to calculate the best unit, and best unit मुझे मिल जाएगा 0.4, क्योंकि उसकी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम डिस्टेंस है। तो आई एम सेइंग दैट नोड 3 इज द क्लोजेस्ट विद डिस्टेंस 0.4, विल कॉल अवर नोड एज BMU। ठीक है, इसको BMU बना दिया। अब आगे क्या करना है? आगे ये है कि आपको टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट विल यूज द लार्जर सोम, लार्जर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। यानी कि क्या करें हम? ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट। इसने कहा था कि BMU मिलने के बाद मुझे उस नोड के नेबरहुड को डिफाइन करना है, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द नेबरहुड। यानी कि क्या करना है? आफ्टर BMU हैज बीन डिटरमाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द अदर नोड्स। अदर नोड मुझे विद इन द BMU में निकालने, उसके नेबरहुड में दूसरे और कौन से नोड्स हैं, दैट्स व्हाट आई नीड टू आइडेंटिफाई। ये काम मुझे करना है। तो क्या करा? आई मेड अ सर्कल, यानी कि एक रीजन बना दिया मैंने। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड। ये देखिए, ये मेरा जो नोड 3 के नाम से मिला था, मैंने एक सर्कल बना दिया। रेडियस का भी कोई क्लियर नहीं किया गया है, व्हाट इज द रेडियस यू वांट टू टेक, लेकिन अभी आपने उसके परस्पेक्टिव भी ये एक हाइपर पैरामीटर हो सकता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अज्यूम। एंड यू मेड अ सर्कल, एक रीजन आपने बाउंड कर दिया और आपने बोला कि ये बाकी जो नोड्स है मेरे नेबरहुड में आ रहे। ठीक है, ये आपने करा। उसके बाद दैट मीन सेंटर तो वो वाला नोड होगा, बाकी सब उसके नेबरहुड में होंगे। ये आपने काम कर दिया। द साइज ऑफ द नेबरहुड इज डिक्रीजिंग विद एन एक्सपोनेंशियल डीके, और आप ये कम भी करोगे साइज इस फॉर्मूले से। यू आर गोइंग टू रिड्यूस इट विद एन एक्सपोनेंशियल डीके, जो कि ये विड्थ ऑफ द लेटाइस होगा एट टाइम 0। ये करंट टाइम स्टेप है और लैम्बडा जो है द टाइम कांस्टेंट है, और ऐसी इसकी वैल्यूज है, टी की 0 से लेकर 1 2 3 वगैरह वगैरह ऐसी करके वैल्यू है। और जो मेरा ये अल्गोरिदम रन होगी और ये कम होता चला जाएगा, कंप्रेस होता चला जाएगा। ये फर्स्ट इटरेशन था, ये सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन में मुझे एक ही मिलेगा। ओके फाइन, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इट हियर। ओके, तो ओवर द टाइम द नेबरहुड विल श्रिंक टू द साइज जस्ट वन नोड, एक नोड बचना चाहिए। वी नो द रेडियस, it is simple the matter to iterate through all the nodes in the lattice to determine if they lay within the radius or not. If the node is found within the neighborhood, then its weight vector is adjusted in the step number 4। वो बता रहा है कि उसका वेट भी एडजस्ट करा जाएगा। यदि कोई नोड मिलती है, एक नोड आपको मिलेगी, उसका वेट एडजस्ट होगा, ये काम किया जाएगा। हाउ टू सेट द रेडियस। अब रेडियस कैसे डिफाइन करें, यानी आपने ऊपर ये जो बनाया है इसका रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगेन दे आर गिविंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू। बोल रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज एंड स्केल ऑफ द इनपुट डेटा, कितना बड़ा आपका इनपुट है। एंड इफ यू आर मीन जीरो स्टैंडर्डाइजिंग योर फीचर वैल्यूज, ट्राई सिग्मा इक्वल टू 4। सिग्मा की वैल्यू 4 ले लो, ये 4 से और 1 के बीच में कुछ ऐसे, ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा डेटा को। आप सिग्मा की वैल्यू 4 अज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहां पर अपना जो फॉर्मूला है ये वाला, तो हियर यू आर गोइंग टू टेक द वैल्यू, विड्थ है लेटिस की एट अ टाइम 0, तो कुछ आपको अज्यूम करना पड़ेगी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा नॉट वगैरह कुछ कह रहा है ये, टी की पावर, ये टाइम है और ये भी टाइम है, तो ये डीके है, और ठीक है समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। एक करंट टाइम स्टेप है, टाइम कांस्टेंट है। सो दिस इज हाउ वी आर अवेलेबल विद द वैल्यूज। ओके,
तो भाई ये हम करेंगे, कंप्रेस होता चला जाएगा। वो कह रहा है कुछ अज्यूम कर लो। अब डिपेंड्स अपॉन हाउ लार्ज योर सोम इज, कितना बड़ा आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है, उसके कितने नंबर ऑफ इटरेशन आप लेकर चल रहे हो। तो उस हिसाब से आप अपना नेबरहुड फंक्शन, वो जो ऊपर लिखा हुआ था वो डिफाइन कर लो, रेडियस ले लो। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ लार्ज योर सोम इज। इफ इट इज 10 by 10, यानी 10 रो 10 कॉलम है, तो सिग्मा की वैल्यू 5 ले लो। 100 by 100 है तो सिग्मा की वैल्यू 50 ले लो। छोटा है, छोटा लेटाइस है, छोटा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है, तो सिग्मा की वैल्यू 4 ले लो। मतलब रेडियस 4 ले लो, जो भी है। देखो जितना, देखो आपका यही काम है कि रेडियस तो बनाना पड़ेगा, रेडियस लेना पड़ेगा, एक नेबरहुड डिफाइन करना पड़ेगा। तो तुम्हारा कितना बड़ा डेटा है, कितना बड़ा लेटस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिग्मा की या रेडियस की वैल्यू ले लो। ये वो बोल रहा है कि ऐसी कुछ मैथ्स लगनी चाहिए, एक सजेशन दिए जैसा आप करना चाहें। ठीक है, तो इन अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, सिग्मा इज समटाइम्स बेस्ड अपॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लोजेस्ट क्लस्टर्स। ये होता है कि जितने क्लस्टर है उसके हिसाब से वो डिस्टेंस लेगा। समटाइम्स बेस्ड अपॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस। यार डिस्टेंस तो निकाल ही था हमने, वो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाले जो नोड, इनके बीच में डिस्टेंस ही तो निकाल कर फिर जो छोटा वाला सबसे वैल्यू आ रही थी उसी को तो सिलेक्ट करा था हमने। बाद में कह रहे हैं कि वो सिग्मा की वैल्यू यूक्लिडियन डिस्टेंस के माध्यम से भी कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपने जो ऊपर बोला हमको कुछ समझ में आया। फिर वेट एडजस्ट करने, एवरी नोड विद इन द बीएमयू नेबरहुड, उनके वेट एडजस्ट होंगे इस तरीके से। ओल्ड न्यू वेट इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट इंटू इनपुट वेक्टर माइनस ओल्ड वेट। तो यार ये तो हमको पता है, ये फॉर्मूला उसी में होता है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जब आपको पैरामीटर को एडजस्ट करना रहता है। तो यही लिखते हैं अपन, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर वेट एडजस्टमेंट का यही फॉर्मूला। ओके फाइन, डब्ल्यू डैश इक्वल टू, और यही यूज कर रहा है वो कि ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट इनटू इनपुट वेक्टर माइनस ओल्ड वेट, ये न्यू वेट आ जाएंगे, वेट एडजस्ट किए जाएंगे नेबरहुड में। Every node within the neighborhood, including this, has its weight vector that will be adjusted according to the equation. Okay, ये एडजस्ट करेंगे। फिर क्या करोगे एडजस्ट करने के बाद, वेर टी रिप्रेजेंट्स द टाइम स्टेप, एल रिप्रेजेंट्स द स्मॉल वेरिएबल, कुछ होगा लर्निंग रेट है, ये 0.01 हो सकता है, विद डिक्रीजेस विद टाइम, और ये इक्वेशन आपको लगानी है। बस इतना बोल दिया उसने। तो जो समझ में आया, इसकी बात हुई थी सोम की। अभी और भी कुछ है क्या? वो कर दिया उसने, चलो वेट एडजस्ट कर दिया उसने। मान के चलो कि अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल, अब अगले बारी में नोड 4 अच्छा आया, ये बेस्ट मैचिंग यूनिट आया। मान लो नोड 4 आया, क्योंकि वेट एडजस्ट करे आपने। वेट एडजस्ट करने के बाद तुम फिर से वो डिफरेंस वेफरेंस निकालोगे, और अगली बार कोई दूसरी नोड बेस्ट यूनिट मैच निकल जाएगी। ये काम करोगे आप। फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये बोल रहा है कि आप आगे का प्रक्रिया सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट। ये पूरा एक न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये नोट्स, तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट निकालते चला जाएगा। ठीक है, और बाद में कुछ और भी फॉर्मूले दे रखे हैं। हम तो क्या करते हैं, इसका इजी इंटरप्रिटेशन देख कर समझ लेते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ। व्हाट कुड बी द इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप? तो बात यह है कि आप के पास डेटा है, आप लेटिस क्रिएट कर रहे हो ऑफ एनी साइज करस्पॉन्डिंग टू द डेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये 10 by 10 का भी हो सकता है, 100 by 100 का भी हो सकता है लेटिस। आपने डेटा के पॉइंटों को लेटिस के नोड से मैप करा, मैच करा। ठीक है, इतना हो गया। इनकी वैल्यूज थी और यहां पर इनकी वेट की वैल्यू थी, आपने डिफरेंस निकाला। अब जितने भी यहां पर इनपुट होंगे, हर एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंस निकलेगा, समीशन हो रहा है, रूट निकालोगे। जिसका कम आएगा, द वन विच इज मिनिमम, भाई उसको तुम बीएमयू मान लोगे, बेस्ट मैचिंग यूनिट मान लो, और उसको लेकर एक सर्कल बना लोगे। बोलोगे कि ये बाकी भी ना मेरी नेबरहुड में आ रहे हैं। ये करोगे आप काम। फिर वेट एडजस्टमेंट का काम शुरू होगा।
ये श्रिंक होता चला जाएगा, ठीक है, और एक नोड मेरे को मिलेगा। फिर ये कह रहा है कि ऐसा करने पर मान लो आपको जो है कोई दूसरी नोड बेस्ट मैचिंग नोड मिलती है, तो उसके पर्सपेक्टिव में फिर से ये वाली एल्गोरिथम घुमा के लगा देना। ये मेरी डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक तो है ही, प्लस इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्लस्टरिंग वाला मैटर भी हो रहा है इसके अंदर। दोनों चीजें ये बोल रहा है कि परफॉर्म कर रहा है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, ओके, ठीक। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के कंटेक्स्ट में हमने बात करी, इतना कुछ समझा। बाकी मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो जो मैथ्स है मैं आपको बताता हूँ। आपकी मतलब मैंने स्क्रीन शेयर करी थी, आपको दिखी नहीं और आपने मुझे बोला भी नहीं। अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? नाउ इट इज विजिबल, कोड दिख रहा है, कैन यू सी द कोड? Yes, sir, it's visible, sir. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप का बताया। अब सभी लोग फोकस्ड रहें और ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। नंपाई ले लिया, मैट प्लॉट लिब ले लिया, सोम के नाम से क्लास बनाई, उसके पैरामीटर इनिशियलाइज कर दिए, यानी इनपुट साइज कितना है डेटा का, मैपिंग साइज कितना है, मतलब कितनी वो लेटिस बनाऊंगा मैं, लर्निंग रेट कितना होगा, और सिग्मा, वो जो आप मैथ्स के कुछ फॉर्मूले देख रहे थे, ये उन्हीं के पैरामीटर की वैल्यू है। इतनी चीजें हैं और मैंने सब उठा लिए। फिर इनपुट साइज भी ले लिया, मैपिंग साइज भी ले लिया, लर्निंग रेट भी ले लिया, सिग्मा की वैल्यू भी ले ली, और वेट कुछ रैंडम असाइन कर दिए। वहां पर भी जो न्यूमेरिकल दिखा रहा था वहां पर भी रैंडम वेट लिए थे, तो यहां पर भी वही है। तो जो पढ़ाया है उससे अलग डेविएट नहीं होती बातें, वही बातें होती हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया, वेरिएबल असाइन कर दिए। अब ट्रेनिंग करूंगा मैं, तो ट्रेनिंग भाई यहां से स्टार्ट हो गई कि डेटा दिया, नंबर ऑफ इटरेशन दिए, कितनी बार चलाना है, और बोला कि भाई ये हर एक ईपो चलेंगे, डेटा में से कोई सा भी रैंडम सैंपल उठा लो और उसमें से बीएमयू निकालो, बेस्ट मैचिंग यूनिट निकालो तुम, और उसके करस्पॉन्डिंग वेट अपडेट कर दो, ठीक। ये भी पढ़ाया था, नया तो कुछ लिखा नहीं कोड में, यही पढ़ाया है। हाँ, वो कोडिंग के फॉर्मेट में आ गया। फिर अब इसने बोला कि भाई तुम ये बीएमयू लगा रहे हो, ये कैसे लगाओगे सैंपल के ऊपर, जरा इसकी गणित बताओ। तो ये रही, आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है हर एक इनपुट का नोड के साथ, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ये काम करना है, ओके। तो np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट नॉर्मलाइजेशन, वही वेट माइनस सैंपल का, वही स्क्वायर स्क्वायर करोगे वगैरह, ये वही चीजें। और जो मिनिमम है, जो मिनिमम डिस्टेंस है भैया, उसको सिलेक्ट कर लो, उसकी आईडी सेलेक्ट कर ली हमने जिसका मिनिमम डिस्टेंस है, जैसा पिकअप दैट। तो यहां तो डिस्टेंसेस निकाले और जो मिनिमम वाला था वो सिलेक्ट कर लिया। भाई बीएमयू निकालने का तरीका मैंने यही बताया था, तो कोड वैसा ही चल रहा है जैसा पढ़ाया गया है। फिर बीएमयू बन गया, बीएमयू बनने के बाद वो भाई क्या कर देता था, वो सर्कल बना देता था उस नोड के आइट साइड, बोलता था आप लोग मेरे नेबरहुड में हो, चलो आ जाओ। फिर बाद में श्रिंकिंग होगी इसकी, ओके। तो क्या हुआ, अब नेबरहुड बनाएगा, फिर वेट अपडेट होंगे। उसने एक रेडियस लिया पहले तो रेडियस इस फॉर्मूले से निकाला, सिग्मा इंटू एनपी एक्सपोनेंशियल ईपो अपॉन ईपो, वो टी अपॉन लैम्बडा, वो जो होता है ना, वो वही है ये, ईपो अपॉन ईपो। तो इसके मदद से आपने रेडियस निकाला और इस रेडियस का आपने जो सर्कल बना दिया और आप लूप लगा रहे हो, फॉर आई इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, मैपिंग साइज 0 1, डिस्टेंस टू बीएमयू, you are calculating the distance of that point
जो था ना आपका ये जो रेड वाला पॉइंट था, उसका इन सारे से डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। जितने भी नोट्स हैं उनसे डिस्टेंस निकल रहे हैं। एनपी डॉट लीनियर एल्जेब्रा नॉर्मलाइजेशन अरे आई जे माइनस अरे बी एम यू आई डी एक्स, यानी जितने भी नोट्स है ना उनका इससे डिस्टेंस निकाल रहे हो, जो तुम्हारा मिला था ना बेस्ट वाला उससे। और यदि डिस्टेंस टू बी एम यू रेडियस से छोटा है, यदि छोटा है तो वो आपके इन्फ्लुएंस में है, और उसका वेट अपडेट कर दो। ठीक है, ये काम करना है। और वेट अपडेट करने का वही फॉर्मूला जो बताया था मैंने, वेट, नया वेट इक्वल टू पुराना वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस ऐसे निकालोगे, ये भी फॉर्मूला है इन्फ्लुएंस का। एंड सैंपल माइनस ओल्ड वेट्स, ये फॉर्मूला। वो पढ़ा है, जो पढ़ा है वो सब यहाँ के सामने छपा हुआ है, पूरी गणित छपी है ये काम करने का। ठीक है, गेट वेट्स, जो भी है वेट तो मैंने खैर रैंडम लिए थे, वो मिल जाएंगे और वो अपडेट हो जाएंगे, वेट अपडेट होगा। ठीक है भाई, बस कोई भी रैंडम डेटा बना लो, उसको उठा के सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप में रख दो। मैप का साइज 10x10 का ले रहा हूं, यानी 10 रो 10 कॉलम है, ऐसा लेटिस बन रहा। इनपुट साइज 2 का है, यानी दो, सिर्फ 2 वैल्यू दूंगा मैं, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये आपकी इच्छा कैसे क्या कंसिडर करना है। तो 2 इनपुट दिए हैं और 10x10 का लेटिस बना है, तो इनकी मैपिंग होगी। ठीक है, इनकी मैपिंग होगी सबसे। ठीक है, एक 1000 टाइम चला रहा हूं मैं अपने सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को ट्रेन करने के लिए। ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन वेट मिल जाएंगे। ठीक है, गेट द वेट्स, गेट द ट्रेनेबल वेट्स, क्योंकि एडजस्ट हुए ना वेट। और न्यूरल नेटवर्क में भी यही खेल होता है, वहां भी वेट एडजस्ट होते हैं और यहाँ भी वेट एडजस्ट कर रहा। और जो मुझे मॉडल मिलता है ना वो एडजस्टेड वेट वाला ही मिलता है, ट्रेंड मॉडल वही होता है जिसके वेट एडजस्ट होते हैं। यहाँ भी ये उठा रहा है वो कि भाई मेरे को जो एडजस्ट करे ना अपने वेट वो दे दो। बस हो गया काम सोम का, यही एल्गोरिदम थी। ओके, फिर भाई ने प्लॉट प्लॉट बना दिया आपको समझाने के लिए। ड्रॉ द प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट लिया मैंने, सारी रो ले ली और जीरो कॉलम ले लिया, सारी रो ले ली और पहला कॉलम ले लिया। ब्लू कलर से बताना चाहता हूं, डेटा पॉइंट्स को लेबल करना चाहता हूं, लूप लगाया। फॉर आई इन रेंज ट्रेन वेट्स डॉट शेप जीरो, तो मतलब जो पहला वाला इसका जो है ट्रेन, ये है रो और ये है कॉलम। हो सकता है वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो ट्रेंड वेट्स, तभी ये शेप जीरो और शेप वन लिखा है इसने। तो ये रो के लिए लग रहा है लूप और ये कॉलम के लिए लूप लग रहा है। और आपने ये रो एंड कॉलम वाइज क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए, प्लॉट बना दिया, रेड कलर से दिखा रहे हो। बाकी तो टाइटल वाइटल है। तो 2 फीचर ये देखो, ये रहा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, फीचर 1 और फीचर 2 के बीच का मैप है। सोम, हालांकि क्या करते हैं ऐसी एल्गोरिदमों को अपन अवॉइड ही मारते हैं सर। के मीन से अच्छी सर क्लस्टरिंग के लिए, डायमेंसिटी रिडक्शन करना सर पीसीए लगा लो सर। ठीक है, वही बेस्ट है। अब आपको एक्सप्लोर करना है किसी चीज को, तो इच्छा इम्प्लीमेंटेशन पूरा बता दिया, फंडा पूरा बता दिया, कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, मैथ्स पूरा बता दिया। ठीक है, नाउ एक्सप्लोर करना, इसके ड्रॉबैक ढूंढना कि कमी क्या है इसमें। अब ये तो न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहा है, और जैसा एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क करता है काम, वैसे ही कर रहा है ये काम। ट्रेनिंग हो रही है, वेट एडजस्ट हो रहे हैं, वहां भी यही होता है यहाँ भी यही हो रहा है। और आखिरी में तुमने ट्रेनेबल वेट उठा लिए और उन्हीं की प्लॉटिंग मार दी दोनों फीचर्स के अबाउट। ये काम आपने करा और ये पॉइंट मिल गए इधर को, फीचर 1 और फीचर 2 के। ओके, इतना बात हुई है। अब कई क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं, सर ये एल्गोरिदम हो गई, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, प्लॉटिंग व्लॉटिंग बना दी आपने, जो स्टेप्स बताए थे वो कवर कर लिया हमने। अब यहां पर डायमेंसिटी रिडक्शन कहां हुआ, क्लस्टर कहां बने, पूरी एल्गोरिदम तो चल गई, कहां क्या हुआ। क्या आपने
अच्छा, तुम लेकर तो 2 यूनिट चले थे इनपुट पे और दिए थे तुमने 10, 10 में से 10 को। आपको क्या बोला था इसको, इसमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने क्या बोला? इनपुट साइज 2 का है और उसकी मैपिंग 10 क्रॉस 10 से करवा रहे हो, यानी 10 रो और 10 कॉलम से इसकी मैपिंग करवा रहे हो। 1000 टाइम्स चला रहे हो इसको, वेट एडजस्ट करोगे। पूरा डेटा तुमने दे दिया, यानी पूरे डेटा में से कोई भी दो रैंडमली तुम पिकअप कर रहे हो फीचर और उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हो। क्या करोगे ऐसा करके? सर ये वो तो कर लिया ना, बता तो दिया कि बीएमयू ढूंढेंगे, सर्कल बनाएंगे और वेट अपडेट करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? क्या आइडेंटिफाई हो रहा है वहां से ये करने से? कौन से नोड पकड़ लिए तुमने, कौन से डेटा पॉइंट पकड़ लिए? तो तुम ये दो फीचर लेकर उससे मैपिंग करके लेटेस्ट से तुम वो वाले आइडेंटिफाई कर लोगे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस कम है, उन्हीं को रोकोगे, बाकी को सल्टा दोगे। तो कहीं ना कहीं रिडक्शन वाली बातें हो रही हैं, है ना? डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस जिसका मिनिमम आया उसको बीएमयू सिलेक्ट करा और अलगोरिथम वेट अपडेट करके फिर अलगोरिथम चला दी। ठीक है, तो जो जो नोड सिलेक्ट आ रहे हैं, यानी डेटा पॉइंटों के साथ तुम डायरेक्टली खेल नहीं कर रहे हो। तुम यदि खेल कर रहे हो तो सोम बनाकर कर रहे हो, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। और नाम ही सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, मैप फीचर मैपिंग हो रही है, इनपुट टू आउटपुट मैपिंग हो रही है। और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैसे? वो बीएमयू के माध्यम से उसको पता चल रहा है यार ये बेस्ट यूनिट है ये, जिसका डिस्टेंस कम है, और सर्कल बना के अपने आप को फिर कम कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ऑटोमेटेड है, तभी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैथ्स लगी पूरी, चल रहा है काम। तो ऐसे ये डेटा पॉइंट अच्छे वाले जिनका कम डिस्टेंस है उनको सिलेक्ट करेगा। लेकिन यहां मैंने डायरेक्टली उस पर काम नहीं करा, मतलब के मीन्स हुआ करती थी, ठीक है, आप सेंट्रॉइड लेकर चलते थे। हियरार्किकल के अंदर भी आपने जो है डिस्टेंस ही अपनाया डेटा पॉइंट्स के बीच में, और देखा किसका कम आ रहा है उनको क्लस्टर करते चले गए। ठीक है, ये दो अल्गोरिदम आपने पढ़ी, हियरार्की वाली, के मीन्स वाली। डीबी स्कैन भी पढ़ा आपने, डेंसिटी बेस्ड स्कैनिंग, वो भी बड़ा वाला था। डीबी स्कैन भी वो ये ढूंढता था सबसे ज्यादा पॉइंट कहां पर है। हाँ, उसने भी लेकिन लॉजिक कहीं कुछ ऐसा मिलता जुलता, वो भी सर्कल बनाता था एक रेडियस, पता नहीं था किस किस रेडियस का क्या रेडियस लेके सर्कल बना रहा, वो भी नहीं बोला। बोला कि अज्यूम कर लो भाई तुम, ये हाइपर ये पैरामीटर है, ये ले लो, जिस पे अच्छा आ जाएगा बस खुशी। डीबी स्कैन ये करता था, और ये फिर अलग ही, ये कोहनन तो अलग ही आदमी थे ये। इन्होंने तो न्यूरल नेटवर्क ही ठोक दिया यहाँ पे अनसुपरवाइज में, बोला कि ये इनपुट है, इसको मैपिंग करो न्यूरल नेटवर्क से, लिटिस बनाओ तुम, और ऐसे वेट वेट दो और ऐसे ट्रेनिंग करो। ठीक है, तो अलग हट के काम करा, और जो समझ में जैसा हमें आ पाया हमने इसको मैथ्स के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में, कोड के रूप में समझा, और इसका प्लॉट भी देख लिया। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके जरा एडवांटेज डिसएडवांटेज निकालने, क्या होता है थोड़ा सा पता कर लें आप। ओके, क्या ये बेनिफिशियल है मेरे को यदि आगे लगाना है क्लस्टरिंग में, कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ इसको? इन जनरल तो के मीन्स ही होती है, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, सब्जेक्ट टू योर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 15-20 मिनट्स आपको लगेंगे इस एल्गोरिदम को। अब पढ़ा तो मैंने दिया ही है, अब आपको दिमाग में कुछ ऐसा तो नया लगेगा नहीं, बस कुछ और बातें हैं वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो गया। ठीक है, चले कोई बात नहीं। तो के मीन्स, हियरार्कियल, डीबी स्कैन, सोम, ये बताने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं एसोसिएशन पर भी आ जाता हूं। ठीक है, चलिए, सुन रहे हो ना आप मुझे? टाइम बदल गया है, लेकिन ना मैं बदला, ना मेरी बात बदली, और ना मेरा वो एनर्जी बदलेगी। सुन रहे हैं आप? ठीक है, यस सर, ठीक है, बस सुनते जाइए, अभी मजा आएगा। एसोसिएशन,
तो सर अभी तक तो क्लस्टरिंग बता रहे थे, पॉइंट्स को ग्रुप करना सिखा रहे थे, और जितनी भी एल्गोरिदम में पढ़ी उन सब में एक चीज कॉमन है, डिस्टेंस, डेटा पॉइंटों की दूरी। जिनकी, क्योंकि यार भाई मैं और नेबरहुड किसको मानूं, डिस्टेंस ही तो है, वही तो सिमिलैरिटी बता सकता है। तो उन्हीं को लेकर चला। अब चलो ग्रुप नहीं करते, क्लस्टर नहीं बनाते, अब एसोसिएशन निकालते हैं। एसोसिएशन मैं शायद आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुका हूं कि जो है, हमने मिल्क लिया है तो ब्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे, और ब्रेड लिया है तो बटर लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसा करके कुछ एसोसिएशन वाली बातें मैंने आपसे कही थी इंट्रोडक्टरी क्लास में। ठीक है, तो भाई ये अच्छी सी कुछ फोटो वोटो बनी हुई है। खैर सुपरमार्केट का ही वो मार्केट बास्केट वाली प्रॉब्लम जो है वो हमेशा आता है एसोसिएशन के लिए, बात इसकी होती है। देखते हैं। तो association rule is an example of unsupervised learning. It is used in market basket analysis, intrusion detection, web usage mining, etc. तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको यदि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इस पर एक्सपर्टीज हासिल करना है, हर एक एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट, उसकी मैथ्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके यूज केसेस, ये जरा आप टैबुलेट कर लो, जरूरी है। और हो सके तो उसकी एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी क्या होती है चलने की, ये पता कर लो आप। और हो सके तो फिर एक उससे रिलेटेड सैंपल कोड भी रख लो आप अपने पास। इतने नोट्स बना लो आप। ठीक है, ऐसा करके कुछ होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, द गोल ऑफ द एल्गोरिथम इज टू डिग इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड डिस्कवर द इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। ठीक है भाई, अनसुपरवाइज है, टारगेट मेरे पास है नहीं, जो कुछ भी मुझे पता करना है वो आपस में इनके रिलेशनशिप से ही पता करना है। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी बात ये हैरानी वाली नहीं लगती कि जो सुपरवाइज था वहां हम ये कहते थे कि भाई डेटा के फीचरों के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा टारगेट हुआ करता था वहां पे सुपरवाइज्ड में, और हम कहते थे कि फीचर्स के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवरफिटिंग होगी। ये ओवरफिटिंग जैसी बात तो मैंने अनसुपरवाइज्ड में तो नहीं कही। क्या लगता है आपको, कोई ओपिनियन देगा मुझे, क्या ओवरफिटिंग अनसुपरवाइज्ड में होती है? क्या लग रहा है? और आपने इसके एवोल्यूशन क्राइटेरिया पढ़े, वो याद करो, स्लाउट स्कोर पढ़ा है आपने, और भी दो तीन थे वो पढ़ाए थे मैंने। ओवरफिटिंग जैसी चर्चा तो कहीं नहीं हुई। तो मान लो कोई आपको पकड़े, चलो बहुत एक्सपर्ट हो तुम डेटा साइंस में, जरा ये बताओ अनसुपरवाइज में ओवरफिटिंग होती है क्या? क्या जवाब देने वाले हैं हम? सुपरवाइज में तो बोल देते हैं सर एक्यूरेसी 100%, ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की 60%, ओवरफिटिंग, टेस्ट पे फेल हो गया वो। तो यार अनसुपरवाइज में भी तो ऐसे ही होता होगा ना, मॉडल को ट्रेन करोगे, उसका स्कोर निकलेगा 0 से 1 के बीच में, सलाउटी वाला, और अनसीन डेटा पर उसको दिया और उससे बोला चल बेटा क्लस्टर बना के बता, और वो बेचारा फेल हो गया, वो क्लस्टर बना नहीं पाया। तो क्या ओवरफिटिंग नहीं हुई? होना तो चाहिए ओवरफिटिंग। सोचिएगा इस बात पे। तो ये एक तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। दूसरा ये आया कि भाई सुपरवाइज्ड में हम ये कहते थे कि फीचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपस में। ठीक है, यानी ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, को लीनियरिटी नहीं होना को। और यहां सुपरवाइज अनसुपरवाइज में क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तो यार आपस में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, मेरे को फीचर ए और फीचर बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, या नहीं ये तो कोरिलेशन होने वाली बात कर रहा। ठीक है, पैटर्न यहां पर और अनसुपर में रिलेशनशिप की बात होती है, यानी ये अब मेरे पास मॉडल में, मॉडल तभी मेरी बात ही पलट गई है, अनसुपरवाइज तो पूरा अलग खेल हो गया। वो तो सिमिलैरिटी निकालता है डेटा पॉइंट्स में,
और सुपरवाइज सिमिलरिटी का निकालता है, वो ऐसा वो पैटर्न निकालता है कि यार यदि ये वाला फीचर, वो टारगेट को एनालाइज करता है कि मेरा ये फीचर टारगेट से कैसे रिलेटेड है, मेरे को ये देखना है, कैन आई अचीव द टारगेट बाय दिस, दैट इज द गोल। अब यहाँ टारगेट ही नहीं था, तो अचीव क्या करोगे? यहाँ तो पैटर्न बनाओगे, बस सिमिलरिटी निकालोगे, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आया। तो देखो पढ़ाई तो भैया कॉन्सेप्चुअली होती है, लॉजिकल होती है, रीजनेबल होती है। तो एक कहानी मेरे को याद आई कि स्टूडेंट टीचर के पास गया और टीचर पढ़ा रहा उसे ए फॉर एप्पल, और स्टूडेंट बोला सर ये तो ठीक है, तो मेरे को ही पता है ए फॉर एप्पल, आप तो मुझे ये बताओ ए कहां से आया। और वो टीचर परेशान, नहीं यार इसने तो ऐसा सवाल पूछ लिया, ए कहां से आया? ए अल्फाबेट है, ए फॉर एप्पल होता है, तो चलो अल्फाबेट है, आया कहां से? ए आया होगा तभी तो ए फॉर एप्पल आया होगा, कि डायरेक्ट तो नहीं हुआ ए फॉर एप्पल। अब मैं बीइंग एज अ टीचर, आप भी यहां पर प्रोफेसर हैं, ठीक है, अब वो ए फॉर एप्पल वाली कहानी आ गई कि पहले आप ए बताओ बच्चों को, ए कहां से आया, फिर ए फॉर एप्पल पढ़ाना। और टीचर जो जो भी था ये भैया, वो तो बोला यार मेरी बस की नहीं है, तेरे को नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो एसोसिएशन पर अपन आते हैं, और क्यों यूज कर रहे हैं, वाई दिस लर्निंग रूल वी आर यूजिंग। तो आंसर क्या बताना चाह रहा है? वेल द आंसर लाइज इन द टास्क ऑफ द एल्गोरिथम जो परफॉर्म करती है। वो सुपरमार्केट वाला वही प्रॉब्लम था कि ये खरीदता तो वो भी खरीदेगा, एसोसिएशन। ठीक है, व्हाट वी वांट टू डू इज वी कैन रन दिस एल्गोरिथम ऑन सेल्स। तो सेल्स का तो मैटर रहता ही है, जो सुपरमार्केट हो गया, जो आपका अभी आप देखते हैं शॉप्स वगैरह, तो वहां पर एक एनालिसिस कर सकते हैं, वो पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो जो है उनको पता रहेगा कि ये बंदा आएगा और ये ऐसा ऐसा खरीदता, तो आई कैन डिफाइन कि आपके चॉइसेस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, तो इससे इंसाइट्स निकल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप अपन बना सकते हैं आइटम्स की। एंड वी कैन फाइंड दैट द पीपल हु परचेज मिल्क एंड ब्रेड दे विल आल्सो परचेज द बटर, ये काम कर सकते हैं। ओके, सो करना क्या है भाई एसोसिएशन में? यू कैन प्लेस मिल्क ब्रेड एंड बटर एक ही साथ रख सकते हो, वही तो बात है ना। आप वही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेटिव, कि आप मेरे को यदि कुछ पता चला आज, तो उसको मैं अप्लाई क्या करूंगा, ये दिमाग लगाना है। ठीक है, पढ़ाई ऐसी होगी, आज मेरे को ये चीज पता चल गई है, ऐसा होता है, अब इसको, और मेरा दिमाग बिजनेस वाला, तो एसोसिएशन से भाई ये मिल्क ब्रेड और बटर भाई ये खरीदता है और ये बिकते हैं, तो अब मैं मिल्क यहाँ रखा और ब्रेड कहीं दूर रखूंगा, तो सामने वाला क्या घूम के जाएगा क्या लेने के लिए? सबको एक साइड एक साथ रख दो, और दुकानदार यही करता, जो दूध की दुकान पर वो ब्रेड भी रखेगा, बिस्कुट भी रखेगा। ये तो खेल है। और आसपास सब्जी की भी दुकानें होगी, चिंता मत करो। अनिल सर, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. ओके, तो भाई बात यह है कि बायर जो है आइटम क्विकली खरीद लेगा। यू कैन पुट द मिल्क ब्रेड एंड बटर ऑन द डिस्काउंट, डिस्काउंट भी कर सकते हो तो और अच्छी सेल्स होगी। वी कैन टारगेट द बायर्स, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ये भी काम। तो अच्छा, ये अब डिजिटल मोड पे आ गया, हम तो उसको डिजिटली पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हो, अमेजन की वेबसाइट पर, वहां से आपने कोई प्रोडक्ट उठाया, फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट सर्च करा, फिर तीसरा, वो लिंक बना लेता है, ये अच्छा ये सर्च कर रहा है, इसके बाद ये सर्च कर रहा है, इसके बाद ये सर्च कर रहा है, फिर उठा के आपको एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देगा। वो टारगेटेड मार्केटिंग होती है। तो वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं पीछे कि तुम क्या कर रहे हो, और उसी का आपको टारगेट जो है वो दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ओके, तो आपका जो है ये वाला एसोसिएशन रूल वहां काम कर रहा है। Not only increasing the sales, the association rules can also be used in other field, medical diagnosis, understanding with symptom, वही है ना, कि इस बीमारी से कौन सी दूसरी बीमारी हो सकती है। तो ये तो और बहुत
इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेडिकल डायग्नोसिस में तो इसका अच्छा रोल हो सकता है। ठीक है, तो एसोसिएशन रूल काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। हाउ डज इट वर्क्स। तो ये अच्छा खासा डायग्राम बना रखा है उन्होंने, ये। और आप इसको जो देखोगे, ग्राफिक ग्राफ बना रखा है अपन को समझाने के लिए। ओके, ट्रॉपिकल फ्रूट है, देन वी आर हैविंग वेजिटेबल्स, तो राइस है, तो मिल्क है, तो मतलब ये आपस में जुड़े हुए, देयर इज एन एसोसिएशन। ये पूरा ऐसे बना रखा है उन्होंने। ठीक है, अब द एल्गोरिथम काउंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑकरेंसेस और द एसोसिएशन अक्रॉस वेरी लार्ज डेटाबेस विद ओवर थाउजेंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। हो सकता है आपको कई आइटम्स दिए हो, बड़ा डेटा हो। ठीक है, तो इट विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑकरेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री ऑकरेंसेस वही, इसके बाद ये, इसके बाद ये। दैट्स व्हाट इट विल डू, कि ब्रेड खरीदने के बाद बटर खरीदने के लिए कितनी बार चांसेस आ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर। मिल्क लेने के बाद ब्रेड के कितने क्या चांसेस आ रहे हैं, इसके ऑकरेंसेस बताओ मेरे को। तो इसी तरीके से वो भाई कॉम्बिनेशन कर करके ऑकरेंसेस जो हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करेगा। So the goal is to find association that takes place together far more than you would find a random sampling of possibility. तो आप एसोसिएशन करो ग्राफिकली, आप जो है यदि इस चीज को बना सके, रेदर देन रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी लगाना। और प्रोबेबिलिटी तो यार ठीक है, और दिमाग खराब। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं कुछ हो सकता है। तो टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन थाउजेंड्स ऑफ डेटा आइटम्स देर आर सेवरल मेट्रिक्स। जैसे कि, अरे एक चीज और भी तो है कि सर इतने सारे आइटम में से एसोसिएशन कैसे बनाओगे आप। ना करना यही है ना आपको, ये आइटम से ये आइटम लोगे, ये आइटम से फिर ये आइटम लोगे, तो उसके ऑकरेंसेस की आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी ना, नोट करनी है कि ऐसा कितनी बार हुआ। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा डेटा है, रोज के कस्टमर आते हैं दुकान पे, किस किस का वो करोगे। तो कुछ आपके पास यहाँ फॉर्मूले, ऑब्वियसली मैथ्स के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। सपोर्ट, सपोर्ट क्या करता है, this say how popular an item set is, that is used to find the frequency of a certain item set appearing in the data. ओके, तो पहले तो ये देखो कौन सा वाला आइटम पॉपुलर है, उसके बाद फिर अपन आगे की बात करेंगे। पॉपुलर आइटम, उसका सेट बना लो आप। हाउ पॉपुलर एन आइटम सेट इज, that is the used to find the frequency of a certain item set appearing in the data. तो आपकी दुकान में तो भले ही 100 सामान रखे हों, जरूरी हो ना कि 100 के 100 सबकी सब अच्छी फ्रीक्वेंसी से बिकते हैं, कुछ फेवरेट होंगे। ठीक है, उन वो ज्यादा होंगे, तो ये सपोर्ट होगा। अपन ऐसे आइटम्स की लिस्टिंग करेंगे जो सबसे ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है। कॉन्फिडेंस, दिस से दैट हाउ लाइकली आइटम बी इज परचेज व्हेन आइटम ए इज परचेज। वही बात आ गई, फिर कॉन्फिडेंस निकालते हैं। तो सपोर्ट ए बाय बी अपॉन सपोर्ट ए, ये कॉन्फिडेंस निकालने का तरीका होगा। कि ये बताइए कि ए जो है, जो अपना फेवरेट था, उसको खरीदने पर बी भी खरीदा जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये जो डिवीजन करा है ना भाई, तो ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो निकाली थी ना आपने, ठीक है, ऊपर ये तो कहा था उसने कि ए लेता है तो बी भी लेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, तो वो बनाना तो पड़ेगी, बना लो। फिर ए की पॉपुलैरिटी और ये खरीदने से इसकी पॉपुलैरिटी, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई, ये डिवीजन करो, ये कॉन्फिडेंस है, ये निकालो। लिफ्ट, this says that how likely an item A is purchased while controlling how popular item B is. अब कंट्रोल कर रहा, ये लिफ्ट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे लिफ्ट कर रहा है। ये कह रहा है कॉन्फिडेंस बाय सपोर्ट, यानी ऊपर जो कॉन्फिडेंस निकाला था उसको अब सपोर्ट से मल्टीप्लाई करो, वो भी बी के, ये लिफ्ट है। ठीक है, यानी कि लिफ्ट की तीन पॉसिबिलिटी है। पहली ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो वन, ये है वन माइनस, ठीक है, लिफ्ट इज इक्वल टू वन माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकेंड है इट डिटरमाइंस द डिग्री टू विच ए एंड बी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर।
and it tells us that A is in substitute of B, which means A has a negative effect on item B. तो कई संभावनाएं हो सकती है। आप ए के बाद बी उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, ये बता रहा है। पहली तो ये कि मैं उठा रहा हूं भाई, मेरे घर में सामान लगता है, ए भी लगता है, बी भी लगता है। जरूरी थोड़ी ना ए बी से रिलेटेड हो तभी उठाओगे। दोनों सामान लगते हैं, दोनों काम के हैं, तो मैं जब भी मैं ए लेता हूं तो मैं बी भी लेता हूं। इंडिपेंडेंट है लेकिन। फिर ये कह रहा है यदि डिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, डिटरमाइन द डिग्री, कितने। तीसरा है इट इज की बी इज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ ए। मान लो दुकान पे ए नहीं है, तो मजबूरी में बी लेकर जा रहे हो, यानी कोई प्रोडक्ट था जो खत्म हो गया, अब दूसरा लेकर जा रहे हो। ये लिफ्ट है, ये तो बिजनेस करना सिखा रहा है ये एसोसिएशन। अच्छा, ये दुकान वाले थोड़े ना दिमाग लगाते, आप एक्सपर्ट हो, आप लगा दो। अब आपको ये बताइए चीजें। सो इफ यू कैन डेवलप सम एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या होता है अनसुपरवाइज में, अब हमारे पास क्या, अब तो बच्चे उसी पे जा रहे हैं, एल एल एम वही खेल रहे हैं, ठीक है। अब होता यह है कि ऐसे कई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमारे मशीन लर्निंग के, ये आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इन इन इनको कौन करेगा फिर, ठीक है। ये भी तो हमारे लिए जरूरी है ना समझना, इन पे प्रोजेक्ट्स बनना। तो मार्केट बास्केट प्रॉब्लम, कस्टमर सेगमेंटेशन प्रॉब्लम, दो देर आर मेनी कोड्स जो हो चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल आप देखिए जरा, अभी भी हमारे पास शॉपिंग तो खत्म नहीं हुई ना, इसमें कई चीज़ों को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द रिसर्च। तो सपोर्ट का मतलब हमने देख लिया कि कौन सा आइटम पॉपुलर है, लिस्टिंग करो। कॉन्फिडेंस हमने देख लिया, ठीक है, कि आप ए खरीदते हो तो बी के खरीदने के क्या चांसेस हैं। और फिर आपने अब इसकी बात कर रहे हो लिफ्टिंग की, यानी जो कॉन्फिडेंस ऊपर निकाला उसको बी के सपोर्ट से डिवाइड करो और देखो कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसमें फिर उसने तीन पॉसिबिलिटी जोड़ दी। लिफ्ट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। या तो इंडिपेंडेंट हो दोनों का ऑकरेंस, या तो डिपेंडेंट हो, या बी को ए की जगह लिया गया हो। न्यूमेरिकल देखेंगे अपन, ठीक है, आप हैरान मत होइए, देखेंगे। कई टाइप के एसोसिएशन रूल होते हैं, ये कुछ बना रखे हैं। ए प्रियोरी अल्गोरिदम, इक्लाट अल्गोरिदम, एनएफपी ग्रोथ, ये एसोसिएशन रूल्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे हाँ ये खरीदते हैं तो ये खरीदते हैं, बस इतनी गणित हो गई, ऐसा नहीं है भाई, दिमाग तो लगा है बकायदा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक अपॉन। तो मेन आइडिया, अब ये तीन तरीके, अब बेसिक तो समझ गया। एप्रियोरी अल्गोरिदम, ये क्या डेटा माइनिंग की हैं सब चीज़ें। और मैं क्या, जब मेरे सामने वाला सब्जेक्ट आया था डेटा माइनिंग, तो भाई मैं तो बोला कि यार रहने दो, अपन इतना नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि डेटा माइनिंग में फिर वो नोटेशन ऐसे हुआ करते थे अपने, तो ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अभी ऐसा है कि किस पर्सपेक्टिव में पढ़ा जा रहा है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट बन गया, और फिर टीचर जैसा बोले आपसे, ठीक है, तो वैसा इंटरेस्ट बन जाए। तो एप्रियोरी एल्गोरिदम ये क्या कहती है, द मेन आइडिया अबाउट द दिस एल्गोरिदम इज all non-empty subsets of a frequent item set must also be frequent, or a non-empty subset of a frequent item set। देखा उसने, घुमा दिया ना आपको। नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट, क्या बोलूं मैं इसको, फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो भाई लेट अस सपोज ए है मेरा फ्रीक्वेंट आइटम सेट, इनके तुम सबसेट बनाओगे, ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट ऑल्सो बी फ्रीक्वेंट, वो भी फ्रीक्वेंट होना चाहिए, मतलब सारी दुनिया में सारी चीजें फ्रीक्वेंट होनी चाहिए।
तो भाई क्या है, ये तो हमारे पॉलिटिशियंस की तरह बोलने लग गया है, जो हमें लगता है बड़ी आसान है, और ऐसा हो ही जाएगा। चलो देखते हैं। अभी इस लाइन को अपन वापस से पकड़ेंगे, थोड़ी सी आगे की बातें कर लें। राकेश अग्रवाल एंड रामाकृष्णन, इन्होंने 1994 में ये एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस करी। यानी आपको 30 इयर्स हो चुके हैं इस एल्गोरिदम को पढ़ते हुए। क्या बोला इन्होंने? Like the preceding example, detects the most frequent item sets or the elements in the transaction database, establish an association rule. The method employs a bottom up strategy in which the frequent subsets are expanded one item at a time, and groups the items are checked against the data. With no more successful rules can be obtained by the data, the algorithm stops. ये क्या ग्रुपिंग करने की बात कर रहा है ये? किसको ग्रुप करना चाह रहा है ये? ओके, कह रहा है इसको भी डिटेक्ट करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। आइटम सेट्स, अच्छा अब हमको पकड़ने में आना चाहिए बात। आइटम सेट्स यानी ये होगा, ए लिया तो बी और बी लिया तो सी। हाँ, फिर ऐसा भी हो सकता है, बी लिया तो डी और डी लिया तो ई। तो ये आइटम के सेट्स हैं। ऐसे कई सेट बन रहे होंगे। ओके, ऐसे कई सेट बन रहे होंगे जो कनेक्शन दे रहे होंगे। ओके, तो यहां ये बात हुई कि इट डिटेक्ट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, यानी कि भाई वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऐसे वाले जो कि एक ऑर्डर बना रहे होंगे फ्रीक्वेंटली, मतलब जब कभी भी कोई लेना चाहता है तो वो ये लेता ही है। वेन एवर इट हैपन्स, तो ये एक ऐसा सेट बन गया, वो लेता ही है। तो ऐसा सेट आइडेंटिफाई करें मोस्ट फ्रीक्वेंटली, उसने बोला कि करें हमने। फिर क्या हुआ, ये चल रही है, एंड स्टेब्लिश एन एसोसिएशन रूल बिटवीन देम, उनके बीच में रूल आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके फाइन, ये काम कर लेगा, एसोसिएशन बना लेगा। अब वो कैसे बना रहा है? द मेथड एम्प्लॉइज बॉटम अप अप्रोच in which the frequent subsets are expanded one item at a time। अच्छा, तो भाई तुमने ये ए बी सी डी ये ऐसे कर रखे, ये बोल रहा है वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम यानी ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, वन एट अ टाइम। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, वो हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे। वो हमारे के टीचर पूछते थे कि सी जो है वो टॉप डाउन है और सी प्लस प्लस बॉटम अप है। तो पार्सिंग होती थी, यहाँ पे प्रोफेसर हैं वो जानते हैं, सब पढ़ा रहे हैं इन सब बातों को। ऐसे होती थी कि सर ये ट्री बनती है, पार्सिंग होती है, ओके, और टॉप डाउन अप्रोच ऐसी होती है और बॉटम अप ऐसी होती है। सी टॉप डाउन चलाता है और सी प्लस और बॉटम अप लेता है, यानी वो पहले इन नोड्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर ऊपर तक जाएगा रूट नोड तक। और ये भी यही करने की बात कर रहा है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करने की बात कर रहा है। यानी कि the method employs bottom up strategy in which frequent subsets are expanded one atom at a time। तो frequent subsets निकालने पड़ेंगे आपको, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बार बार इस्तेमाल होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। और उसमें एक एक आइटम, यू आर गोइंग टू कंसिडर वन आइटम एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडेट जनरेशन। उसको कैंडिडेट जनरेशन बोल रहा है। एंड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स आर चेक्ड अगेंस्ट द डेटा, और अपन ग्रुपिंग करेंगे उनकी, उन उन आइटम्स की डेटा से। when no more successful rules are obtained, यानी वही चेक, आप वो ऐसे कुछ कर रहा होगा यार, वो आइटम ले रहा है तो पहले तो सक्सेसफुल ले लो। जो जो डेटा सेट्स हैं जिनसे आपका एसोसिएशन रूल बन रहा है, जैसे ए से बी, बी से सी बन रहा है, उनको उठाओ और ले, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, इंडिविजुअल करो इनको पहले। उसने बोला ना, दे आर एक्सपांडेड वन आइटम एट अ टाइम।
वन आइटम एट अ टाइम को कंसिडर करना पड़ेगा, तो सबसेट है, फिर वन एट अ टाइम को कंसिडर करो। एंड फिर क्या करना है आपको, वन एट अ टाइम करने के बाद ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर चेक्ड अगेंस्ट द डेटा। इफ द फ्रीक्वेंट सबसेट्स आर एक्सपांडेड वन एट अ टाइम एंड ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर चेक्ड अगेंस्ट द डेटा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स, तो एक को तो कैंडिडेट बोला, इनके भी ग्रुप बनाना है फिर बाद में, और उसको डेटा से मैच करना है। जब तक आपका सक्सेसफुल ग्रुप या रूल डिफाइन हो पा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो एल्गोरिदम रुक जाएगी, ये काम हो जा रहा है। मैथ्स क्या लग रही है, ये देखो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ काम कर रहा है वो। तो ये ए बी सी डी है, फिर ये ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन, ए बी सी का कॉम्बिनेशन, ए बी डी, ये सब ऐसे कॉम्बिनेशन बना है। फिर तो देखिए, पहले तो कुछ था नहीं, यहां से शुरू हो रही है, ध्यान देना, नल। फिर एक 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 आइटम लिया, फिर इसने ए बी, ए सी, ए डी, ए, बी सी, बी डी, बी, तो दो दो के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करे, फिर तीन तीन के बना लिए, फिर चार चार के बना लिए, ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए इसने, और वे पांचों बाद में आई गए। तो फिर ये आइडेंटिफाई करेगा यार कौन सा वाला ऐसा था जिससे मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं, तो ए बी का कॉम्बिनेशन इसको मिला होगा, फिर ए बी सी भी मिला होगा, ए बी सी डी भी मिला होगा, फिर ए बी डी मिला होगा। वर्किंग क्या करती है, उसने स्टेप लिखी है कि पहले आप एसोसिएशन रूल, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर डिपिक्टिंग ऑफ अ डिस्कवरी ऑफ वाई ऑन अ बास्केट कंटेन एक्स, यानी एक्स है बास्केट में, वाई भी ले लिया तुमने, एसोसिएशन रूल लग गया। आइटम सेट, ऐसे तुम सेट बना लोगे, यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्राइजेस ऑफ द एसोसिएशन रूल, ठीक है, ऐसा सेट बना लिया आपने। फिर सपोर्ट निकालना है आपको, सपोर्ट थी कि कोई भी आइटम, ट्रांजेक्शन कंटेनिंग द आइटम सेट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल, यानी एक्स ले रहे हो तो कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है, वाई ले रहे हो तो कितनी बार उसकी लिखना है। फिर कॉन्फिडेंस निकालो आप कि एक्स ले रहे हो तो वाई होने की चांसेस क्या है, वाई लेने की चांसेस क्या है, कॉन्फिडेंस निकालो और बाद में लिफ्ट कर दो। ये रूल है वही, वो तो एक बार न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा पूरा, तो समझ में आएगा, एल्गोरिदम तो इतनी कह दी उसने। और ये तो देख के भी कोई बता देगा कि हाँ भैया ठीक है, पहले वन वन थे, फिर दो दो ले लिए, फिर तीन तीन ले लिए, फिर चार ले लिए, और आखिरी में पांचों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन सा बना, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी ए बी लिया था तो ए बी सी भी ले लिया, ए बी डी भी ले लिया, ए बी ई भी लिया, ये कॉम्बिनेशन बन रही है, मेरे को डेटा में मिले। दीज आर द फीजिबल फाउंड टू बी फ्रीक्वेंट, ये फ्रीक्वेंट है, यानी ए लेता है तो सी भी लेता है, फिर डी भी लेता है तो ई भी लेता है, ये भी है, ए लेता है, बी लेता है तो डी लेता है, डी लेता है तो फिर ये इस तरीके से, दीज आर द कनेक्शंस, वैसे बनाए उसने, ग्राफ बनाया पूरा, ये करती है ए प्रियोरी एल्गोरिदम। देखेंगे, मैथ्स है अच्छी खासी, मजा भी आ रहा है, आ रहा होगा, आई होप सो, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो एसोसिएशन रूल हमने स्टार्ट करा है, ए प्रियोरी बताऊंगा, ठीक है, इसका कोड बताऊंगा, एल्गोरिदम एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, बात खत्म हुई, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ और क्या एल्गोरिदम इसके अंदर बोला था ना, दो तीन और हैं, ठीक है, एसोसिएशन के अंदर, फाइन, तो पढ़ेंगे उनको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑलराइट, समझ में आया आप लोगों को? एंड इट्स गुड दैट कि आज के लेक्चर में जितने अटेंड करे सब थे यहाँ पर, और बातों को सुन रहे थे ध्यान से। दिलीप सर ने बोला सर मजा आया, ठीक है, अनिल सर भी कह रहे हैं सर समझ में आया है। तो देखिए, पढ़ाई तो ऐसी है, मैं आपको चलो रिकॉर्डिंग चला आने दो, रिकॉर्डिंग पे बाकी लोग भी सुनेंगे। देखिए भाई, बात यह है कि वट एवर यू हैव लर्नड, इसको एक्सप्लोर करना है। एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फॉर अ क्लास रूम, फॉर ओनली ऑन लाइव, आप मिल गए मैं मिल गया, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना है, और आप करवा रहे हैं। I know the teachers here, they are engaging the students for the activities. That's what the education is. Sir, education is not limited to only the classroom. कहीं पर दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है,
वहां पर आपकी आवाज उठनी चाहिए, वही एजुकेशन है। और यहाँ पर मशीन लर्निंग, एआई, ये तो देखिए क्या है कि दुनिया में क्या होता है, बस सही और गलत की पहचान, वही नॉलेज होता है। और क्या, बताइए। तो हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, और राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाइफ ऐसे निकलती है। अब चाहे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ले लो, चाहे कोई और सब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये चलता है। ठीक है, तो इतनी बात के साथ ही मैं अपना ये लेक्चर खत्म करूंगा। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक मीनवाइल आपको टाइम दिया है मैंने, आप अपनी पढ़ाई करिए, पुराने कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, अप्लाई करिए, एंड फिर अपन आगे जो है अनसुपरवाइज, अब ज़्यादा बचा नहीं है, होपफुली 2 या 3 क्लास और मैं लेके इसको खत्म करता हूँ, फिर डीप लर्निंग पर आऊँगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन।